नमस्कार, आप जनसत्य न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज में आए विदेशी जमातियों की वीजा शर्तों में काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। विदेशी जमातियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा फर्जी वीजा पर विदेशी जमातियों के भारत आने के सबूत भी मिले हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट मांगी है। इन विभागों को सभी विदेशी जमातियों का विवरण भी देना होगा। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक 800 से ज्यादा विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। ये जमाती दिल्ली में कई क्वारंटीन सेंटर, अस्पताल और मस्जिदों में पाए गए थे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को 567 विदेशियों की सूची अपराध शाखा को दी है। वहीं अपराध शाखा के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने विदेशी जमातियों की गलत रिपोर्ट भी दी है। विदेशी जमातियों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने विदेशी जमातियों के उनके देश जाने पर रोक लगा रखी है और सभी के खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। उधर महामारी कोरोना वायरस संकट के बीच देश में लॉकडाउन लागू है और इन सब के बीच में एक बड़ी मार देश के करोड़ों मजदूरों पर पड़ी है। यातायात के साधन बंद होने के चलते मजदूर जहां थे वहीं पर फंस गए हैं और पैदल या फिर साइकिल के सहारे अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों के हंगामे घर जाने की अपील को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। जिन मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा नहीं मिल रही है वो पैदल ही घर की ओर निकल पड़े हैं। यह स्थानीय प्रशासन से अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर मजदूरों का गुस्सा ऐसा फूटा, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बेलासिस रोड के पास में ये तमाम मजदूर अपने घर उत्तर प्रदेश भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज कर मजदूरों को भगा दिया। वहीं गुजरात के कच्छ में भी प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। कच्छ ने किस तरीके से यहां पर कच्छ में गांधीधाम में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर हंगामा काटा, हाईवे को ब्लॉक कर दिया और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उन पर भी पत्थर बरसा दिए गए। बात अगर यूपी की करें तो सहारनपुर में भी सड़क के किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा से लेकर तमाम वो लोग जो निकल चुके हैं बॉर्डर पर जमा हुए मजदूरों ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री में मालिक हमें घर जाने को कह रहे हैं, इसलिए हम अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। सरकार उनके घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। पंजाब के बठिंडा में सैकड़ों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मजदूरों का कहना था कि उन्हें कहा गया है कि यहां से श्रमिक ट्रेन जा रही है, इसलिए वे कई किलोमीटर चलकर स्टेशन आए थे, लेकिन जब यहां कुछ नहीं है तो वापस वहां जा रहे हैं जहां वो रुके हुए थे। तो लॉकडाउन के बीच में मजदूरों का हाल किस तरीके से बेहाल हो चुका है वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही देश में सामान्य जो रेलवे सेवा है वो भी अब शुरू जो होने वाली थी वो नहीं होगी। रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। साथ ही 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया गया है। हालांकि सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपने समय अनुसार चलेंगी। रेलवे ने इससे पहले 17 मई तक ट्रेनों के टिकट कैंसिल किए थे। अब रेलवे ने 30 जून तक सभी टिकटों को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। 12 मई को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के चौथे चरण के भी संकेत दे चुके हैं। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू होने की पूरी संभावना है। सरकार ने किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सामान्य रेल सेवाएं बंद की हैं, लेकिन सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन का चौथा चरण महज हॉटस्पॉट इलाकों तक ही सीमित किया जा सकता है। तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। बाद की रणनीति पर बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। गहन चर्चा भी हुई। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मंत्रियों ने लॉकडाउन को पूरे जिले में लागू करने के बजाय हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित इलाकों तक सीमित करने पर सहमति जताई है। हालांकि संक्रमण कई हिस्सों में होने पर पूरे जिले में लॉकडाउन लागू होगा। गृह राज्य लौटे श्रमिकों को तत्काल रोजगार देने के लिए मनरेगा और सड़क प्रोजेक्ट में तेजी लाने के भी
फैसले ले लिए गए हैं। बैठक के दौरान महानगरों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सार्वजनिक परिवहन शुरू करने पर भी सहमति बनी हुई है। साथ ही बता दें कि सरकार समिति संख्या में रेलवे सेवा बहाल कर चुकी है और हवाई सेवा भी चालू करने की घोषणा की जा चुकी है। उधर चीन कोविड-19 महामारी को लेकर दुनिया को गुमराह करने के लिए पहले से ही बदनाम हो चुका है और है भी। इस बीच अमेरिका समाचार वेबसाइट फॉरेन पॉलिसी के हाथ चौंकाने वाले दस्तावेज लग चुके हैं। लीक डाटा से पता लगता है कि चीन में कोरोना वायरस के कारण 6,40,000 लोग संक्रमित हुए और संक्रमण ने 230 शहरों को अपनी जद में ले लिया है। इसमें फरवरी से लेकर अप्रैल अंत तक संक्रमित लोगों की सूची है, जबकि संक्रमित मरीजों की पुख्ता संख्या के साथ इसमें उनके मिलने की जगह उनकी जीपीएस कोडिंग भी दर्ज है। चीन सेना की इंजीनियरिंग एकेडमी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुए डाटा में अस्पतालों के साथ संक्रमितों के मिलने वाली जगहों जैसे होटल, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और स्कूलों के नाम भी शामिल हैं। और महामारी कोरोना वायरस के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर और 3 बार चुनावों में बहुमत न मिलने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक गठजोड़ से प्रधानमंत्री का पद लिया है। जिस तरीके से अब 5वीं बार पीएम बनने के लिए अपने विपक्षी बेनी गांज के हाथ मिला लिया है उन्होंने। आपको बता दें कि बेनी पूर्व सेना प्रमुख हैं और नेतन्याहू को हराने के लिए उन्होंने दक्षिणपंथी और लिबरल दोनों नीतियों का सहारा भी लिया। चुनावों के दौरान वे नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उठाते रहे। यह भी वादा किया गया कि वो नेतन्याहू के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब दोनों नेता कह रहे हैं कि कोरोना काल में देश को स्थिर सरकार की जरूरत है, इसलिए गठबंधन जरूरी है और ये दोनों मिलकर अब सरकार बनाने जा रहे हैं। बेनी भी कई बार भारत की मजबूत लोकतंत्र और उभरती हुई ताकत करार दे चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी और नेतन्याहू ने एक दूसरे से देशों के दौरे करके करीबी संबंध स्थापित किए हैं। नेतन्याहू ने अपने चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टरों का भी इस्तेमाल किया था। व्यापार, निवेश, आईटी, हाई टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध से होने देशों को लाभ हुआ। इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। किसी भी नई सरकारों से इन संबंधों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।